नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ई एग्ज़ाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं, इस चैनल पर पहले से ही काफ़ी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है दोस्तों, कि इस चैनल पर जो वीडियो पड़ी हुई हैं वो अपने आप में बेहतर वीडियो हैं। ये आप जब वीडियो को देखेंगे तभी मालूम पड़ जाएगा, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर अवश्य करें, उन दोस्तों पर शेयर कर दें जो कम से कम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो उसी क्रम में देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका पश्चिमी घाट। जैसा कि आप सब जानते होंगे, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप पे बता दूं, कई बार क्या है, यहाँ से भी क्लियर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप सब जानते भी होंगे। पश्चिमी घाट जो है आपका, ये जो ताप्ती नदी का मुहाना है, यहाँ पर ताप्ती नदी गिरती है। खंबात की खाड़ी के माध्यम से ये अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ खंबात की खाड़ी के माध्यम से कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। तो ताप्ती नदी से लेकर और आपका ये पूरा हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हिस्सा आपका यहाँ तक कन्याकुमारी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पॉइंट्स है कन्याकुमारी। इसके बारे में आप जानते भी होंगे, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन एग्जाम में दो तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब तो आपको इंदिरा पॉइंट करना है, जो कि अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में भी वो निकोबार द्वीप समूह में है। क्लियर। हालांकि अगर एग्जाम में ये नहीं कहते, अगर क्वेश्चन दूसरी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होकर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब कि मेन भूमि पर स्थित मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु वो है कन्याकुमारी। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और जो कन्याकुमारी तक का जो आपका ये आपका क्षेत्र दिख रहा होगा, ये आपका, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। लगभग मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे। और यहाँ से पश्चिमी घाट की जो पूरी लंबाई है, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो आपकी 1600 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछी जा सकती है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल जो परीक्षा एजेंसी है उनका ट्रेंड है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का क्रम जो है, इसका जो दूरी है वो है आपका 1600 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की। जबकि पूर्वी घाट की मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो, पूर्वी घाट जैसे ही मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें 1300 किलोमीटर उसकी लंबाई थी पूर्वी घाट की। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें, यदि नहीं देखी है, तभी और भी ज़्यादा बेहतर समझ आएगा जीएस। उसके अलावा अगर हम देखें पूर्वी घाट की जो, देखिए जो पश्चिमी घाट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, जो कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक है, तो ये जो पूरा पश्चिमी घाट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, एग्जाम में अगर पूछ ली जाती है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो इसकी 1200 मीटर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, 1200 मीटर। क्लियर। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पूर्वी घाट था उसकी औसत ऊंचाई आपकी 600 मीटर थी। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई थी वो 600 मीटर थी। यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से एक चीज एग्जाम में क्लियर हो जाएगी। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई थी वो 600 मीटर थी, जबकि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। यही कारण है कि जो भारत, इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है।
चूंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, तो इसी कारण क्या होता है कि जब ये क्षेत्र ऊंचा है तो भारत का जो ढलान है, जो भारत का जो मुख्य भूमि है वो पूर्व की तरफ झुकी हुई है। यही कारण है कि भारत की जो ज़्यादातर नदियां हैं, जो मैक्सिमम नदियां हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट, ये वाला जो पूर्वी घाट है आपकी, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यही कारण है कि जो भारत की मैक्सिमम नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी लिया जाता है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है आपका, ये जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कभी कि पश्चिमी घाट किस महाद्वीप से अलग हुआ था। ध्यान रखना है, भारत का जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है वो किस महाद्वीप से अलग हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है किस महाद्वीप से अलग हुआ था पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट का हिस्सा। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये जो इसका जो भाग है ये किस महाद्वीप से अलग हुआ था, मतलब कि जब टुकड़े हुए थे इसके तो किस महाद्वीप से अलग हुआ था। तो याद रखना है, ये जो पश्चिमी घाट है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप से अलग हुआ था। ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, जिसे आप जानते भी होंगे, अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जबकि एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चूंकि इसका पश्चिमी घाट का ही अन्य नाम है, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाएगा कि सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक सह्याद्री है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बच जाते हैं और बने भी हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, जब ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, ये वाला हिस्सा, तो जिस समय अलग हुआ होगा तो उस समय जब विस्फोट टाइप होता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आप जानते होंगे पठारी भाग में दरारें पड़ जाती हैं, तो कुछ इस हिस्से में दरारें पड़ गई। दरारें पड़ जाने के कारण भ्रंशों का निर्माण हुआ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भ्रंश का निर्माण कैसे हुआ। तो भ्रंश का निर्माण इस प्रकार हुआ, जब भारत का जो ये वाला हिस्सा था अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ। कौन से महाद्वीप से अलग हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ। तब उस समय जिस समय अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ उसी समय भारत के जो पठारी भाग थे इनमें दरारें, जो भूमि थी इसमें दरारें पड़ गई। उन दरारों को ही वास्तव में हम क्या भ्रंश कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, जो वो दरारें पड़ जाती हैं, जो मुख्य भूमि में वो दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों में से जो नदियां अपना पानी बहाकर ले जाती हैं सागर तक या सागर में गिराती हैं, वास्तव में हम उन नदियों को ही भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां भी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे नर्मदा, ताप्ती और माही इनके बेहतर एग्जाम्पल भी हैं, और लगातार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों भारत में भ्रंश का निर्माण किस महाद्वीप के अलग होने से हुआ या किस महाद्वीप के अलग होने के कारण हुआ। तो याद रखना है, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में पूछा जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के अलग होने के कारण भारत में भ्रंश का निर्माण हुआ या भारत के पश्चिमी हिस्से में भ्रंश का निर्माण हुआ। क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट आप देख रहे होंगे, पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है आपका, पश्चिमी घाट में देखिए, अब यहाँ से पश्चिमी घाट जो कि हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, अब ये पूरा पश्चिमी घाट है, लेकिन ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बटा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उत्तर और दक्षिण में भी बटा हुआ है। अब हम कैसे इसे याद करें या कैसे इसे देखें जो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा,
16 डिग्री नॉर्थ लाइन। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 डिग्री नॉर्थ लाइन, जैसा कि आप सब जानते होंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो सीधी सी बात है उत्तरी अक्षांश ही आएगा। तो 16 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है आपको याद रखना है, ये आपको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है, या फिर कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट को दक्षिणी पश्चिमी घाट से अलग करती है। उत्तरी पश्चिमी घाट को दक्षिणी पश्चिमी घाट से अलग करती है। दक्षिणी पश्चिमी घाट से अलग करती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त करता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 16 डिग्री नॉर्थ याद रखना है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 16 डिग्री नॉर्थ, या कह सकते हैं इसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी पश्चिमी घाट को दक्षिण पश्चिमी घाट से अलग करता है, या कह सकते हैं चूंकि इसे सह्याद्री भी कहते हैं, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। ये आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए गए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ से संबंधित एक फैक्ट और है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, कि 16 डिग्री नॉर्थ लाइन 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का क्षेत्र। ध्यान दीजिए, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो आसपास है उसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस अक्षांश के आसपास भारत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो 16 डिग्री नॉर्थ या 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास भारत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 16 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश के आसपास बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस डिग्री अक्षांश के आसपास भारत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। और अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो इस बात को जान लें कि बेसाल्ट चट्टान जो होती हैं उनका निर्माण या वो बनती जो हैं वो एक ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। चूंकि ये ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है, ज्वालामुखी निर्मित से आप समझ सकते हैं कि ये एक लावा से संबंधित बनी हुई चट्टान है। तो ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है, ये लावा से बनती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही आप जानते होंगे काली मिट्टी का निर्माण होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार की चट्टान के कारण ही या टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी गए। लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आप ध्यान देंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि हम जानते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। यही कारण है कि जो महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, इसी में काली मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 40%, पूरे भारत का 40% जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस बात से हम ये बात क्लियर कह सकते हैं कि भाई चूंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तो हमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि बेसाल्ट चट्टानें सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, क्योंकि काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। और जब काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानें भी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में। और किस अक्षांश के आसपास पाई जाती हैं, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ये पाई जाती है। कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र और आपका थोड़ा सा गुजरात और मध्य प्रदेश, इस हिस्से में भी काली मिट्टी देखने को मिलती भी है, और जैसा कि आप जानते भी होंगे।
वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी घाट जो है आपका दक्षिणी, ये जो पश्चिमी घाट का उत्तरी और दक्षिणी इलाका है, जैसा कि आप सब समझ गए होंगे, उत्तर वाला मैं बता ही चुका हूँ। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो ऊपर का हिस्सा है पश्चिमी घाट का, वो उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, या फिर उसे उत्तरी पश्चिमी घाट कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी पश्चिमी घाट कहते हैं। कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट में कहाँ पर अधिक ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। देखिए, जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी घाट है, या फिर कह सकते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ये दक्षिणी सह्याद्री जो है, इसमें जो पहाड़ियां हैं वो अधिक ऊंची हैं अपेक्षाकृत उत्तरी सह्याद्री के। ध्यान से सुनिए, जो ये दक्षिणी पश्चिमी घाट है, इसके जो ऊपर वाला उत्तरी पश्चिमी घाट है, पहाड़ियां जो हैं वो अधिक ऊंचाई पर हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी घाट के। यही कारण क्या है, यही इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही पूरे पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है, जो हमारी मानसूनी वर्षा होती है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप जानते होंगे 92%, क्लियर, जो कि अरब सागर से आता है। तो वो है वर्षा सबसे अधिक दक्षिण पश्चिमी घाट में होती है अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी घाट के। ध्यान दीजिए, हालांकि पूरे पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो लगभग ये मान के चलिए कि पूरे पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। पूरे पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। चलो, क्लियर। लेकिन ये बात याद रखनी है आपको कि उत्तरी पश्चिमी घाट की अपेक्षा दक्षिण पश्चिमी घाट जो यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, उसका कारण क्या है, उत्तरी पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं वो कम ऊंचाई पर हैं। यही कारण है कि जो वायु आती है, जिसमें जलवाष्प है, जो वर्षा गिराती है, वो बिना टकराए उनसे आगे निकल जाती हैं। जबकि दक्षिण पश्चिमी घाट जो है, ये जो दक्षिण पश्चिमी घाट है, इसमें पहाड़ियां अधिक ऊंची हैं अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी घाट के। यही कारण है कि यहाँ वायु टकराकर जो हवा आती है, जो जलवाष्प आती है, वो यहाँ पर अधिक वर्षा करती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी घाट की अपेक्षा दक्षिण पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंची हैं। यही कारण है कि आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, भारत में सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है, और भारत का जो पश्चिमी घाट का इलाका है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है। इसी कारण क्या है, यहाँ पर सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन को सदाबहार वन भी कहते हैं, सदाबहार वन को विषुवतीय वन भी कहते हैं, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा के आसपास भी अधिक संख्या में देखे जाते हैं। इन्हें सदाबहार वर्षा वन भी कहते हैं, चूंकि जहां पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के पश्चिमी घाट में सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं, वैसे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि यहाँ पर भारत के अन्य स्थानों की अपेक्षा, ये अगर हम मध्य भारत की बात करें तो इसके अपेक्षा, या फिर उत्तर भारत की बात करें इसके अपेक्षा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि पश्चिमी सबसे अधिक जैव विविधता, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलती है भारत में। तो देखिए, इसको समझने का एक तरीका कह सकते हैं, एक ट्रिक भी कह सकते हैं कि जहां पर सबसे अधिक वर्षा, ऐसा स्थान भारत का जहां पर सबसे अधिक वर्षा हो रही होगी, ऐसा स्थान जहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा हो रही होगी, या फिर ऐसा स्थान जहां पर भारत में 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा हो रही होगी। ऐसे दो ही स्थान है भारत में, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय।
ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा और आपका ये पूर्वी हिमालय। जैसा कि आपने मेरे पीछे वाली वीडियो देखी हो, जो मैंने मानसून पर वीडियो बनाई है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता मानसून से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत हो। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून यहाँ पर अधिक संख्या में वर्षा करता है। इस हिस्सा में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस हिस्से में ठीक ठाक संख्या में, ठीक ठाक या कह सकते हैं अधिकांश वर्षा होती है। या इस हिस्से में भी भारत के 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि भारत के इस पूर्वोत्तर के हिस्से में भी पूर्वी हिमालय, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इसमें भी सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, या कह सकते हैं सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। बात हम पश्चिमी घाट की कर रहे हैं, इसमें भी सबसे अधिक जैव विविधता देखने को, अगर इन दोनों में भी कभी अंतर एग्जाम में पूछ लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत में 2 स्थानों पर जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। लेकिन कभी अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इन दोनों में भी, मान के चलिए पूछ लिया जाए कि इन दोनों में भी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है, तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी, जैसा कि आप सब जानते होंगे। ऐसा इस पृथ्वी के भूभाग या किसी भी कोई भी स्थान है, ये मान के चलिए, वहाँ पर ठीक ठाक संख्या में वनस्पति पाई जा रही है और वहाँ पर वन्य जीव जंतु जो हैं वो अपने एक अनुकूल वातावरण में रह रहे हों, जैसे वातावरण की उनको ज़रूरत है। तो उस ऐसे स्थान को जहाँ पर वन्य जीव जंतु अपने अनुकूल वातावरण में रह सकें, उस स्थान को ही हम बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की श्रेणी में लाते हैं। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, जैव विविधता में जो कमी का प्रमुख कारणों में से एक है वो है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। जैसे जैसे भारत में प्राकृतिक जो वनस्पति हैं वो काटी जा रही हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, जो जंगली जीव जंतु हैं उनको रहने के, उनके घरों का, उनके आवासों का विनाश होता है और उनका जो एक अपना एक सर्कल है, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, वो एक टूट जाता है। कुछ इधर उधर चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो यही कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारण या मुख्य कारणों में से क्या है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों में भी पूछी जाएगी तो दोस्तों याद रखना है, सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और लगातार पूछे जाते भी रहे हैं। पश्चिमी घाट की अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री कह सकते हैं उसे, उत्तरी सह्याद्री, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री में आ रहा। तो वहां पर एक गिर पहाड़ियां हैं जो कि गुजरात में है। ध्यान दीजिए, गिर पहाड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, गिर पहाड़ी कहाँ पर है? गिर पहाड़ी है गुजरात में, और गुजरात में भी है, और कहाँ पर है? उत्तरी सह्याद्री, गिर पहाड़ी। पहले तो ये याद रखना, गिर पहाड़ी कहाँ पर है? गिर पहाड़ी गुजरात में है। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तरी पश्चिमी घाट में है या फिर दक्षिणी पश्चिमी घाट में है, तो गिर पहाड़ी जो है उत्तरी पश्चिमी घाट में है या उत्तरी सह्याद्री में है। और गिर पहाड़ियों पर ही क्या है, एक एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, विश्व में प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर, तो गिर, याद रखना है, गिर पहाड़ी जो कि गुजरात में है और यहाँ यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, गिर पहाड़ी किस राज्य में है? गिर पहाड़ी गुजरात में है। गिर पहाड़ी विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर पहाड़ी विश्व में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वहां पर ये पाए जाते हैं। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गिर पहाड़ी किस सह्याद्री के अंतर्गत आती है, तो ये उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो हिस्सा है उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, और 16 डिग्री
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो नीचे का हिस्सा है उसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगर हम उसकी बात करें, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे में आते हैं थाल घाट, एक आपका भोर घाट, भोर घाट, और पश्चिमी घाट के जो तीसरा प्रमुख दर्रा है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वो है पाल घाट, पाल घाट। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट और भोर घाट जो दर्रे हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हैं। ध्यान देना है, ये थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित हैं, तो आप याद रखेंगे थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है आपका महाराष्ट्र में है। और दोनों की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 581 मीटर जो ऊंचाई है आपकी वो थाल घाट की है, 581 मीटर ऊंचाई है थाल घाट की। और जबकि हम भोर घाट की बात करें तो इसकी ऊंचाई 299 मीटर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। और यहाँ से और भी कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, थाल पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इन दोनों में से तीनों में से थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, ऐसा याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थाल घाट की ऊंचाई कितनी है, 581 मीटर, जबकि भोर घाट की 299 मीटर। लेकिन ध्यान रखना है ये उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर आते हैं दोनों, तो याद रखेंगे उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है किस सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा उत्तरी सह्याद्री, बी में दे दिया जाएगा दक्षिणी सह्याद्री, सी में दे दिया जाएगा उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे थाल घाट और भोर घाट जो कि दोनों महाराष्ट्र में हैं दर्रे, जो कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे भी हैं, ये आपके उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों याद रखेंगे ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद अगर हम पाल घाट की बात करें तो जो पाल घाट जो दर्रा है वो आपका केरल के अंतर्गत आता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाल घाट जो दर्रा है किसके अंतर्गत आता है, केरल, पूछा जा सकता है। और पाल घाट दर्रे की जो आपकी ऊंचाई है अगर हम उसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पाल घाट दर्रे की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात वही आती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन ना जाने यहाँ से बन जाए और पूछ लिया जाएगा कि पाल घाट किस दर्रे में है, तो ये पाल घाट जो है किस पश्चिमी घाट की किस सह्याद्री के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे ये दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। दक्षिणी सह्याद्री कह सकते हैं या फिर दक्षिणी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है पाल घाट। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे ये केरल में है और केरल आपका यहाँ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर केरल है, ये केरल हिस्सा है, केरल यहाँ पर लगा हुआ है भारत में। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो ऊपर का भाग है उसको हम उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, जबकि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो नीचे का भाग है उसको हम दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। तो आप जान गए होंगे जब केरल में कोई दर्रा है, पाल घाट दर्रा है जो केरल में है, तो वो किस सह्याद्री के अंतर्गत आएगा, वो दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत आएगा। पूछा जा सकता है पाल घाट की ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। अगर इनका सीधा क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण का,
IAS की परीक्षा में ये प्रश्न इस तरीके का पूछा गया है, उसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका क्रम पूछा जाता है कई बार, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण का क्रम है पहले थालघाट, उसके बाद भोरघाट और उसके बाद पालघाट। ध्यान दीजिए, अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है तर्रे का, पश्चिमी घाट का, तो याद रखेंगे पहले आएगा थालघाट, फिर आएगा भोरघाट और बाद में आएगा पालघाट। क्लियर? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसका कई बार मीटर के हिसाब से पूछा जाएगा, ऊंचाई के हिसाब से। तो याद रखेंगे सबसे पहले अगर ऊंचाई के हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन तो थालघाट सबसे ऊंचा है। थालघाट आप देख रहे होंगे, थालघाट की ऊंचाई 581 मीटर। अगर ऊंचाई से संबंधित क्रम इस तरीके से पूछा जाता है, जबकि दूसरा अगर ऊंचाई से संबंधित पूछा जाता है तो पालघाट फिर बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। पालघाट की जो ऊंचाई है वो आपकी 300 मीटर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। जबकि भोरघाट जो है वो आपका नीचे चला जाएगा अगर ऊंचाई के क्रम में पूछा जाता है, क्योंकि भोरघाट की जो ऊंचाई है वो आपकी 299 मीटर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में और भी बन जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में और भी बनते हैं और लगातार पूछे जाते रहेंगे। आप देख भी रहे होंगे यहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बने भी हैं। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन की श्रृंखला बनकर आती है अगर हम ध्यान देंगे तो। ध्यान रखिएगा, अगर जो पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं अगर एग्जाम में उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है तो याद रखिए सबसे ऊपर थालघाट, फिर भोरघाट और फिर आपका पालघाट। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन ना देखे और एग्जाम में ऊंचाई से संबंधित क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले थालघाट, क्योंकि उसकी 581 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद पालघाट आ जाएगा केरल वाला, क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई 300 मीटर है। और जो भोरघाट है उसके बाद वो आ जाएगा क्योंकि उसकी ऊंचाई 299 मीटर है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं और बने भी। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी सह्याद्री, जिसको उत्तरी पश्चिमी घाट भी कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उत्तरी सह्याद्री, ये जो उत्तरी सह्याद्री है ऊपर वाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे उत्तरी सह्याद्री जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का